सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत वित्तीय बाजार नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं कुलदीप बिरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम वित्तीय बाजार के साथ साथ प्राथमिक बाजार, गौण बाजार क्या होता है इत्यादि नामक छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर चर्चा भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वित्तीय बाजार। आप सभी जानते हैं कि एक व्यवसाय के लिए वित्त की तब आवश्यकता होती है जब एक उद्यमी उसे आरंभ करने का निर्णय ले लेता है। उसे दोनों प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है। चालू पूंजी के द्वारा वह कच्चे माल एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि का भुगतान जैसे कार्य करता है, वहीं दूसरी तरफ स्थिर पूंजी से मशीनरी, संयंत्र या प्लांट वगैरह हो गए, या कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदता है, या फिर कंपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य करता है। जैसे एक कंपनी को पूंजी से निधि उगाने की आवश्यकता पड़ती है, वो सारे के सारे डिसीजन, वो सारी की सारी बातें जो है वो हमारी वित्तीय बाजार नामक पाठ में आ जाती हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। आज हम चर्चा करेंगे वित्त बाजार का अर्थ जानेंगे। आज हम मुद्रा बाजार का अर्थ, पूंजी बाजार की प्रकृति व उसके प्रकार, मुद्रा बाजार व पूंजी बाजार में अंतर, और अपने आज की ऑनलाइन क्लास का अंत करेंगे हम प्राथमिक बाजार और गौण बाजार नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करके। चलिए सबसे पहले वित्त बाजार का अर्थ। वह बाजार जो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं विनिमय करता है, वित्तीय बाजार कहलाता है। एक व्यवसाय एक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा होता है जिसमें दो मुख्य क्षेत्र समाहित होते हैं, शामिल होते हैं। घरेलू जो कि निधियों को बचाता है, और व्यावसायिक फर्में जो इन निधियों को निवेश करती हैं। एक वित्तीय बाजार इन दोनों के बीच निधियों को संचालित करने के द्वारा बचतकर्ता तथा निवेशक को जोड़ने में मदद करता है। ऐसा करते हुए वह जो निष्पादन करता है उसे हम विनियोजित व्यवसाय या फिर कार्य कहते हैं। तो एक प्रकार से वह बाजार हो गया जो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न करता है और उन्हें विनिमय करता है। किस प्रकार से चलता है थोड़ा सा और इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। इसका अभिप्राय, जो ये वित्तीय संपत्तियां जो शब्द हमने यूज किया है, इसका क्या मतलब हो गया, वित्तीय प्रपत्र या फिर प्रतिभूतियां। अब जो उदाहरण हम लेंगे उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हो गए हमारे अंश हो गए जिनको हम अंग्रेजी में शेयर कहते हैं, या फिर हमारे डिबेंचर्स हो गए, ऋण पत्र इत्यादि हो गए, ये हमारी वित्तीय संपत्ति कहता है। इस प्रकार के अवसर उत्पन्न करता है और उन्हें इन्वेस्ट करता है। तो ये हमारा वित्तीय बाजार का जो है वो अर्थ हो जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि कहां से वित्त की मांग होती है और कहां से पूर्ति होती है। ये दोनों पक्षों को हम जान लेते हैं तो वित्तीय बाजार का थोड़ा सा और हमारा अर्थ जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब वित्त का पूर्ति पक्ष जहां से वित्त आएगा, एक परिवार हो सकता है, एक वित्तीय संस्थाएं हो सकती हैं, व्यापारिक बैंक हो सकते हैं, बीमा कंपनियां हो सकती हैं इत्यादि। ये क्या है, ये वित्त को जो है वो उत्पन्न करती हैं, वित्त को की पूर्ति करती हैं। कहां पूर्ति करती हैं इस वित्त की, वित्त का मतलब पैसे की, कहां पूर्ति करती हैं, वित्तीय बाजार में। और वित्तीय बाजार से फिर पैसा चला जाता है मांग पक्ष के पास में, व्यापार में, उद्योग में, कृषि में, या सरकार के पास में चला जाता है। ये पैसा डायग्राम से समझ में आ रहा है कि पूर्ति पक्ष वो हो गया जो वित्त की पूर्ति कर रहा है, परिवार, वित्तीय संस्थाएं, व्यापारिक बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि। वित्त बाजार जो है वो बीच में बैठा हुआ है, इन दिनों के बीच में जो है मध्यस्थता कर रहा है। यहाँ से पैसा लिया और वित्त पक्ष जो मांग कर रहा है, व्यापार को चाहिए पैसा, उद्योगों को चाहिए, कृषि को चाहिए, या सरकार को चाहिए, वो वित्त का प्रबंध कर रहा है। कौन कर रहा है, वित्तीय बाजार। अब बदले में क्या आ रहा है,
वित्त की जो मांग कर रहा है जो पक्ष, व्यापार, उद्योग, कृषि, सरकार, ये बदले में क्या दे रहे हैं? उस पैसा जो उन्होंने प्रयोग कर लिया उस प्रतिफल दे रहे हैं, लाभांश या ब्याज के रूप में। किनको दे रहे हैं? वित्त के पूर्ति पक्ष को, जिन्होंने वित्त की व्यवस्था की थी, जिन्होंने अपना पैसा बचत के रूप में वित्तीय बाजार में जो है वो दिया था। वित्तीय बाजार ने मांग पक्ष को दे दिया, मांग पक्ष बदले में ब्याज के रूप में, लाभांश के रूप में, प्रतिफल के रूप में जो है उनको वापस कर रही है। तो ये एक तरह से वित्त बाजार का एक क्लियर सा, आसान सा एक मीनिंग बन जाता है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। वित्त बाजार के कार्य क्या हैं? असल में ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वित्त बाजार के कार्य क्या हैं। निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं वित्त बाजार के। सबसे पहला, बचतों को गति देना, वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना, मूल्य खोजों में सहायक और व्यवहारों की लागत कम करना। थोड़ा सा डिटेल में और इसको समझते हैं, इन्हीं चारों पॉइंट को। बचतों को गति प्रदान करना, वित्तीय बाजार लोगों की बचतों को गति प्रदान करता है। यह बाजार बेकार पड़े रोकड़ को ऐसी जगह ले जाता है जहां वास्तव में इनकी जरूरत है। उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो मैं, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा, मैं परिवार हूं, मेरे पास में 10,000 रुपए की महीने की एक बचत आती है। मेरे लिए वो एक्स्ट्रा पैसा है। बचत मेरे लिए एक्स्ट्रा पैसा होता है। बचत वहां होती है जहां मेरे महीने के पूरे खर्चे निकल चुके होते हैं, मेरी जरूरत की चीजें आ चुकी होती हैं। उसके बाद मेरी मंथली इनकम से जो पैसा बचता है हम उसको बचत कहते हैं। तो मेरे लिए वो एक्स्ट्रा पैसा है। तो वित्तीय बाजार क्या करता है? उस मेरे एक्स्ट्रा पैसे को ऐसी जगह ले जाता है जहां पर वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है। निवेशक जब अपनी बचतों को विभिन्न प्रपत्रों में निवेश करते हैं, हमने जान लिया वित्तीय संपत्तियां क्या थी, शेयर वगैरह हो गए, ऋण पत्र वगैरह हो गए, तब उन्हें बदले में लाभांश या ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। तो जो 10,000 रुपये मैंने बचाए थे, मैंने वो वित्तीय बाजार को सौंप दिए। वित्तीय बाजार ने जहां जरूरत थी वहां पैसा पहुंचा दिया, बदले में मुझे ब्याज या फिर लाभांश के रूप में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम मेरी हो गई। और मेरा मूलधन जो था वो 10,000 रुपये था, वो भी मेरा सुरक्षित का सुरक्षित रह गया। तो ये बचतों को गति प्रदान कर रहा है। 10 के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही कर दिए। फिर मूल्य की खोज में सहायक होता है। वित्तीय बाजार मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारित करते हैं, जिससे निवेशकों को अपनी प्रतिभूतियों का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। प्रतिभूतियां वही हो गई हमारे सिक्योरिटीज, ऋण पत्र वगैरह, शेयर बाजार, शेयर जो अंश जो है वो, उनको प्रतिभूतियां कहा जा रहा है। फिर तीसरा हमारा इसी में था, एक और दिया हुआ है, वित्तीय संपत्तियों में तरलता प्रदान करना। इस बाजार में सभी प्रतिभूतियों के क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होने के कारण प्रतिभूतियों में तरलता रहती है। मतलब वो चलती रहेंगी, वो रुकेंगी नहीं। निवेशक जब चाहे प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय कर सकता है। ये नहीं है कि उसकी मनी जो है वो ब्लॉक होकर बैठ गई, एक लिमिट बना के बैठ गई कि आप इसको, कोई आपको, आपने वो इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं आपको मिल रहा है। फिर उसके बाद में आपने कोई चीज़, प्रतिभूति कोई क्रय तो कर ली लेकिन उसको कोई वापस खरीदने वाला नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तरलता का जो है वो एक बेनिफिट मिलता है हमें। तरलता इसका एक कार्य है। फिर व्यवहारों की लागत कम करना। वित्तीय बाजार प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित सूचनाएं बिना किसी लागत के उपलब्ध करवा दी जाती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। आप जब भी जानना चाहें अपनी वैल्यू पता कर सकते हैं। इस प्रकार वित्तीय बाजार व्यवहारों की लागतों को कम करने में सहायता करता है। तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें इसके लिए देनी नहीं पड़ती है। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण। डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं उसको। तो हमने दो हिस्सों में वित्तीय बाजार को बांटा। एक तो मुद्रा बाजार जिसको हम कहेंगे, फिर दूसरा हम पूंजी बाजार कहेंगे। तो मुद्रा बाजार अलग, पूंजी बाजार के फिर दो हिस्से कर दिए गए, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। फिर उनके भी दो हिस्से हो गए, इक्विटी और ऋण, ऋण और इक्विटी। इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और जानते हैं कि मुद्रा बाजार क्या होता है और पूंजी बाजार क्या होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। अब देखते हैं क्या इनका अर्थ होता है। सबसे पहले मुद्रा बाजार, ऐसा बाजार जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। अल्पकालीन, जो कम समय के लिए जहां हम इन्वेस्ट करते हैं, हम उसको अल्पकालीन प्रतिभूतियां कहते हैं, जो कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर जो है वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न दे देती है।
किस प्रकार के होते हैं ये मुद्रा बाजार की प्रकृति एक बार जान लेते हैं हम कि कैसी होती है। पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अत्यधिक तरलता होती है इसमें। इस बाजार में प्रतिभूतियों में इस प्रकार के बाजार के प्रतिभूतियों में तरलता की औपचारिक व्यवस्था करने के लिए DFHI डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह संस्था मुद्रा बाजार प्रलेखों को तैयार बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा तैयार रहती है, तो इसमें तरलता पाई जाती है। फिर कम व्यवहार लागत, इस बाजार में व्यवहार करने के लिए दलालों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्रय विक्रय पर प्राय कम खर्चा आता है। फिर उसके बाद में अल्पकालीन वित्तीय संपत्तियां, इस बाजार में व्यवहार की जाने वाली प्रतिभूतियों की अवधि अधिकतम 1 वर्ष होती है। तो अल्पकालीन का मतलब हो गया जो ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष तक ही आपका इन्वेस्ट जो है वो मार्केट में रहेगा। और संतुलन कार्य, यह बाजार अल्पकालीन प्रतिभूतियों की मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। और लास्ट, व्यवहारों में तेज गति, मुद्रा बाजार में अधिकतर व्यवहार टेलीफोन पर होते हैं तथा कागजी कार्रवाई बाद में की जाती है, अतः इस बाजार में व्यवहार का मतलब यहां पर लेन देन है, ठीक है। तो लेन देन में जो है वो तेजी आती है इसके अंदर। तो ये मुद्रा बाजार की प्रकृति कह सकते हैं हम इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं इसकी, मतलब विशेषताएं मुद्रा बाजार की ये होती हैं। अत्यधिक तरल, कम व्यवहार लागत, इसके अंदर व्यवहार का मतलब लेन देन है, तो लेन देन ट्रांजैक्शन जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे, उसमें हमारी कम लागत आती है। इसके बाद हमारा आ जाता है मुद्रा बाजार के मुख्य प्रपत्र, मतलब किस प्रकार से हम मुद्रा बाजार के अंदर जो है वो लेन देन कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो है वो हमारे पास में 5 ऐसे हैं जिनमें हम जिस प्रकार से हम व्यवहार कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले हम डिटेल में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। खजाना बिल। खजाना बिल क्या होता है? एक ऐसे अल्पकालीन प्रपत्र होते हैं जो केंद्रीय सरकार अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं अथवा जनता को जारी करती है। इनका निर्गमन सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन के लिए करता है। इनको अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है, जबकि भुगतान अंकित मूल्य के बराबर किया जाता है। मतलब मान लो अंकित मूल्य 100 रुपए है तो उससे कम में जारी करेंगे, 90, 91, 95 जो भी रुपए में जिसमें भी इश्यू होता है, यही अंतर निवेशक की आय कहलाएगी। खजाना बिल पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, इसीलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, जीरो कूपन बॉन्ड किसे कहा जाता है? खजाना बिल को। इनको न्यूनतम 25,000 रुपए या 25,000 के गुणांक में खरीदा जाता है। तो कम से कम आपको 25,000 का जो है वो ये जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो जरूर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। किस प्रकार से होता है खजाना बिल? किस प्रकार से हम जो है वो जारी कर सकते हैं, मतलब रिजर्व बैंक किस प्रकार से जारी करता है, या हम व्यवहार किस प्रकार से इसमें करते हैं? इसमें कटौती की दर पहले से ही निर्धारित कर ली जाती है। उदाहरण के रूप में अगर हम समझने का प्रयास करें तो 25,000 तो कम से कम हो गया, तो हम उससे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट लेके उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लो 50,000 रुपए का खजाना बिल जो है वो 45,000 रुपए में जारी कर दिया गया, तो निश्चित दिनों के बाद में ऋणदाता को, मतलब जिसने वो जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो खरीदा है, उसको 45,000 रुपए के बदले में 50,000 रुपए प्राप्त होंगे। तो ये जो 5,000 रुपए का डिफरेंस है, ये उसको, जिसने उस बॉन्ड को खरीदा है, उसकी आय हो जाएगी। फिर नीलामी के दौरान कटौती की दर का निर्धारण भी कर सकते हैं हम। नीलामी के लिए रिजर्व बैंक न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से टेंडर आमंत्रित करता है। इच्छुक व्यक्ति स्वीकृत कटौती की दर से टेंडर के माध्यम से रिजर्व बैंक को भेजते हैं। निश्चित दिन टेंडर खोलकर न्यूनतम कटौती दर वाले टेंडर को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ऐसा भी है कि रिजर्व बैंक बॉन्ड जो है वो बेचना चाहती है, तो उसके ऊपर जो है वो नीलामी के द्वारा भी जो है वो इसको बॉन्ड को बेचा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं हमारे। फिर हमारा आ जाता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर ऐसे अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र होते हैं जो बहुत अच्छी साख वाली कंपनियां अपनी अल्पकालीन या फिर मौसमी या फिर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक, बीमा कंपनियों, यूनिट ट्रस्ट आदि को जारी करती हैं। इन्हें सेतु वित्त भी कहा जाता है। इन्हें सेतु वित्त भी कहा जाता है।
एक कमर्शियल पेपर का अंकित मूल्य कम से कम 5 लाख रुपए होता है। इन्हें 15 दिन से लेकर 12 महीने तक कटौती पर जारी किया जाता है। कभी कभी इन्हें ब्याज पर भी जारी किया जा सकता है। तो कटौती पर भी मतलब कम मूल्य पर दे देना ज्यादा मूल्य का, या फिर उसके ऊपर ब्याज भी दिया जा सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। फिर मांग मुद्रा, इसको अल्प सूचना ऋण भी कहते हैं, जिसका भुगतान ऋणी अथवा ऋणदाता की इच्छा पर अल्प सूचना देकर किया जाता है। इनकी अवधि 1 दिन से लेकर 15 दिन तक होती है। इनका प्रयोग वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास में अपने न्यूनतम नकदी शेष को बनाए रखने के लिए किया जाता है। मांग मुद्रा व्यवहारों के लिए प्रयुक्त ब्याज दर को कॉल रेट कहते हैं। इस कॉल रेट में प्रतिदिन प्रति घंटे परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रपत्र की न्यूनतम राशि 10 करोड़ रुपए है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर लेन देन 100 करोड़ का ही इसमें होता है। तो ये मांग मुद्रा हो गई हमारी। अच्छा, इसमें ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया क्या होती है? इनका व्यवहार प्राय फोन पर ही किया जाता है। कागजी कार्रवाई के बाद में पूरी कर लेते हैं। ऋणदाता आरबीआई के चेक द्वारा ऋणी को ऋण दे देता है तथा बदले में ऋण प्राप्ति की रसीद प्राप्त कर लेता है। तो ये इस प्रकार की जो है वो प्रोसेस चलती है इसमें। फिर हमारे हो सकते हैं जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण पत्र एक विनिमय साध्य पत्र होता है, प्रपत्र, जिसका एक निश्चित अवधि के पश्चात बेचान द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। यह वाणिज्यिक बैंक जैसे कि आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी, एक्सिम बैंक इत्यादि व्यक्तियों, संघों, निगमों द्वारा जारी किए जाते हैं। इनका अंकित मूल्य कम से कम 5 लाख होता है। एक निवेशक को न्यूनतम 25 लाख के जमा प्रमाण पत्र लेने आवश्यक होते हैं। इसकी अवधि 91 दिन से लेकर 91 डेज से लेकर 1 वर्ष तक होती है। इनका निर्गमन कटौती पर किया जाता है। निवेशक जमा प्रमाण पत्र क्रय करके 45 दिन के बाद बेचान द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। तो 45 डेज के बाद में हम इन जमा प्रमाण पत्रों को बेच भी सकते हैं। इनका भी निर्गमन वही होता है, कटौती पर किया जाता है। फिर वाणिज्यिक पत्र। वाणिज्यिक पत्र एक विनिमय साध्य प्रपत्र होता है जिसे आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। हस्तांतरित का मतलब दूसरे को दे देना। इसका प्रयोग उधार बिक्री के लिए वित्त व्यवस्था बनाए रखने हेतु किया जाता है। विक्रेता बिल लिखता है, क्रेता स्वीकार कर लेता है। यह भी अल्पकालीन प्रपत्र है जो प्राय 90 दिन के लिए हो सकता है। आवश्यकता होने पर समय से पहले भी इस बिल को बैंक से भुनवाया जा सकता है, बैंक से कैश किया जा सकता है। तो हमारे पास में 5 प्रकार के जो है वो मुद्रा बाजार में जो है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। अब मुद्रा बाजार के बाद में आ जाता है हमारा पूंजी बाजार। क्या होता है पूंजी बाजार? ऐसा बाजार जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। दीर्घकालीन जो लंबे समय तक चले जाएंगे। हमारा मुद्रा बाजार में जब 1 साल की लिमिट की जा रही थी तो दीर्घकालीन पूंजी जो हमारी प्रतिभूतियां आएंगी 1 साल से ज्यादा वाली रहेंगी इसके अंदर। तो व्यवहार का मतलब ट्रांजैक्शन, लेन देन का है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब पूंजी बाजार की जो है वो प्रकृति कैसी है, यानी कि इसकी विशेषताएं किस प्रकार की हैं। सबसे पहले दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार। इस बाजार में व्यवहार की जाने वाली प्रतिभूतियों की अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। हमारी मुद्रा में 1 वर्ष से कम की थी, इसमें 1 वर्ष से ज्यादा की होती है। फिर दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है संतुलन कार्य। यह बाजार दीर्घकालीन प्रतिभूतियों की मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का भी कार्य करता है। तो मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखेगा ये। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा व्यवसायिक स्वामित्व में भिन्नता। पूंजी बाजार में कंपनियों के अंशों का क्रय विक्रय होता है। इससे व्यवसाय का स्वामित्व अनेक लोगों को हस्तांतरित हो जाता है। वैसे भी अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं। अंशों के बारे में हम इससे अगले आने वाले चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पूंजी बाजार के पॉइंट को ही आगे बढ़ा लेते हैं। फिर पूंजी निर्माण में सहायक। देश के विनियोगों में होने वाली वृद्धि को पूंजी निर्माण कहते हैं। पूंजी बाजार लोगों को विनियोग के अवसर प्रदान करता है, अपनी बचत को मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ताकि कुछ ना कुछ उस बचत का फायदा लिया जा सके। उस अवसर को प्रदान करता है जिससे
पूंजी निर्माण होता है। फिर इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, एक और प्रकृति हो सकती है, पूंजी बाजार प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने के लिए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाता है, प्रतिभूतियों में तरलता लाने का भी कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। पूंजी बाजार के अंग या फिर प्रकार कितने हो सकते हैं पूंजी बाजार के? तो पूंजी बाजार के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला प्राथमिक बाजार और दूसरा हमारा आ जाएगा गौण बाजार। ठीक है, तो दो प्रकार के हमारे पूंजी बाजार हो सकते हैं, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं इनकी। सबसे पहले प्राथमिक बाजार, अर्थ जान लेते हैं पहले। ऐसा बाजार जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात, पहली बार बेचा जाता है। ठीक है, फिर से दोहरा देता हूं। ऐसा बाजार जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को, प्रतिभूतियां क्या आती है हमारी, अंश, ऋण पत्र इत्यादि, उनको पहली बार जब बेचा जाता है, पहली बार, तो वो हमारा प्राथमिक बाजार कहलाता है। विशेषताएं जानते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा हमें। पहला पॉइंट हमारा नए निर्गमनों से संबंध। मतलब क्या हुआ इसका? इसका संबंध नए निर्गमनों से होता है जब कोई कंपनी नए अंश अथवा ऋण पत्र जारी करती है, तो यह प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि आईपीओ कहलाता है। फिर दूसरी इसकी विशेषता क्या रहती है? विशेष स्थान नहीं होता कोई, इस व्यवहार को करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता। नए निर्गमन लाने को ही प्राथमिक बाजार की क्रिया कहा जाता है। फिर पूंजी एकत्रित करने की विधियां। प्राथमिक बाजार में पूंजी एकत्रित करने की विधियां पब्लिक निर्गमन, बिक्री का प्रस्ताव, निजी प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव इत्यादि आ जाते हैं इसमें। फिर गौण बाजार से पहले आता है ये। प्राथमिक बाजार का व्यवहार जो है वो पहले होता है और गौण बाजार उसके बाद में बारी आती है। तो ये कुछ विशेषताएं प्राथमिक बाजार की हैं। अब चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक बाजार में पूंजी एकत्रित करने वाली विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं, जान लेते हैं। तो हमारे पास में ये 5 प्रकार की ऐसी विधियां हैं जिसको हम प्राथमिक बाजार में पूंजी एकत्रित करने वाली विधियां मान लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक निर्गमन की बात करता हूं। इस विधि में कंपनी प्रविवरण पत्र जारी करके जनता को अंश अथवा ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। फिर दूसरे प्रकार का जो होता है हमारा बिक्री का प्रस्ताव। इस विधि में दलाल कंपनी से एक निश्चित मूल्य पर प्रतिभूतियां खरीद कर इन प्रतिभूतियों को आम जनता में ऊंचे मूल्य पर बेचता है। निजी प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इस विधि में कंपनी प्रतिभूतियों को वित्तीय संस्थाओं या फिर दलालों को बेच देती है। ये इन प्रतिभूतियों को पुनः ऊंचे मूल्य पर जो है वो बेच कर जो है वो ग्राहकों को, विशेष ग्राहकों को बेच लेते हैं। फिर स्वतः निर्गमन। जब कोई पुरानी कंपनी नए अंश निर्गमन करती है तो नए अंश बेचने के लिए पहले पुराने अंशधारियों को ही आमंत्रित करना होता है। इस निर्गमन को स्वतः निर्गमन कहते हैं। और अंत में हमारा आ जाता है आईपीओ। इस विधि में कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जारी करती है। कंपनी शेयर बाजार से समझौता करती है। शेयर बाजार में काम करने वाले सेबी द्वारा अधिकृत किसी दलाल को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाता है। कंपनी द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार शेयर बाजार से संपर्क स्थापित करके निर्गमन को सफल बनाने में सहायता करता है। तो ये कुछ ऐसी विधियां हैं जिससे हम पूंजी एकत्रित कर लेते हैं। फिर हमारा आ जाता है अगला टॉपिक, गौण बाजार। गौण बाजार के बारे में जानते हैं हम और उसकी विशेषताएं भी साथ साथ हम पढ़ते हैं। गौण बाजार क्या होता है? एक ऐसा बाजार होता है जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। यानी कि पहले से ही जो प्रतिभूतियां निर्गमित मार्केट में की जा चुकी हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है, उसको गौण मार्केट कहते हैं। इसकी विशेषताओं की हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें आ जाती है हमारी तरलता। गौण बाजार में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रतिभूतियों में तरलता उत्पन्न करना होता है। तरलता का अभिप्राय प्रतिभूतियों को अतिशीघ्र नकदी में बदलना होता है। यह काम गौण बाजार द्वारा कर दिया जाता है। फिर प्राथमिक बाजार के बाद आता है ये, किसी भी नई प्रतिभूति को
पहली बार ही गौण बाजार में नहीं बेचा जा सकता। नई प्रतिभूति को पहले प्राथमिक बाजार में बेचा जाएगा, उसके बाद में वो गौण बाजार में आएगी, क्योंकि पहले से ही निर्गमित की गई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय गौण बाजार में किया जाता है। फिर कोई विशेष स्थान जो है वो इसके लिए क्या होता है कि गौण बाजार एक विशेष स्थान होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से हम जानते हैं। प्राय अधिकतर व्यवहार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही किया जाता है, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाएंगी वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की जाएगी। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। फिर नए निवेश को प्रोत्साहित करता है। शेयर बाजार में अंशों व अन्य प्रतिभूतियों के भाव कम अधिक होते रहते हैं। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए नए निवेशक इस बाजार में प्रवेश करते हैं। तो ये हमारी गौण बाजार की जो है वो विशेषताएं आ जाती हैं। अब गौण बाजार और मुद्रा बाजार में हम जो है वो डिफरेंस जो है वो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या हो सकते हैं इसमें। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहला अवधि, पूंजी बाजार 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होता है, वहीं मुद्रा बाजार 1 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है। फिर तरलता, पूंजी बाजार में तरलता की गारंटी नहीं होती, वहीं मुद्रा बाजार में अधिक तरलता पाई जाती है। सुरक्षा तत्व की अगर हम बात करें तो पूंजी बाजार में जोखिम अधिक होता है, वहीं जो है वो मुद्रा बाजार में सुरक्षा तत्व अधिक निहित पाया जाता है। विनियोग राशि की अगर हम बात करें तो पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य कम होता है, जबकि मुद्रा बाजार में अधिक राशि के होते हैं। जैसे अल्प सूचना ऋण की न्यूनतम राशि 10 करोड़ रुपए है, हमने इसके बारे में पहले चर्चा की है। फिर संभावित आय की अगर हम बात करें तो पूंजी बाजार में अधिक आय अर्जित होती है, वहीं मुद्रा बाजार में कम आय अर्जित होती है, इसीलिए इसमें जोखिम ज्यादा होता है पूंजी बाजार में। फिर व्यवहारों की अगर हम लागत की बात करें, ट्रांजैक्शन लेन देन की, तो पूंजी बाजार में व्यवहार लागत अधिक आती है, वहीं मुद्रा बाजार में व्यवहार लागत कम आती है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में। आगे चर्चा करते हैं हम। प्राथमिक बाजार और गौण बाजार में अंतर क्या होगा, अर्थ के साथ शुरू करते हैं। प्राथमिक बाजार का क्या अर्थ होता है, वह बाजार जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है, वो प्राथमिक बाजार कहलाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम गौण बाजार की बात करें तो जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को पहले से ही इशू किए गए शेयर्स वगैरह जो है उनका क्रय विक्रय किया होता है, तो गौण बाजार में ये आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरा अगर अंतर का आधार ले हम निर्गमन, तो प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, वहीं गौण बाजार में पहले से ही निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। फिर अगले पॉइंट में क्रय विक्रय। प्राथमिक बाजार में विनिवेशक प्रतिभूतियों का केवल क्रय कर सकते हैं, विक्रय नहीं कर सकते। अगर हम गौण बाजार की बात करें तो इसमें क्रय और विक्रय दोनों कर सकते हैं। फिर विशेष स्थान, प्राथमिक बाजार का विशेष स्थान नहीं होता, वहीं अगर गौण बाजार की बात करें तो इसका विशेष स्थान होता है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद में आ जाता है मूल्य निर्धारण। तो अगर हम प्राथमिक बाजार की बात करें तो प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है, वहीं अगर हम गौण बाजार की बात करें तो प्रतिभूतियों का मूल्य मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है, मतलब कितनी मांग है और कितनी पूर्ति हो रही है उसके हिसाब से जो है वो निर्धारित किया जाता है। फिर हम पक्षकार की अगर हम बात कर लें तो इसमें प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी तथा क्रेता होते हैं। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी और उनको खरीदने वाले होते हैं। वहीं अगर हम गौण बाजार की बात करें तो इसमें निवेशक आपस में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। तो ये हमारे जो है वो 6 ऐसे डिफरेंस है जिससे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है कि प्राथमिक बाजार और गौण बाजार क्या होता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा हमारा वित्त बाजार क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। हमने वित्त बाजार के कार्यों को हमने जाना, हमने मुद्रा बाजार के बारे में समझा। इसके अलावा मुद्रा बाजार के कितने प्रकार के प्रपत्र हो जाते हैं, जैसे कि खजाना बिल की हमने चर्चा की, जमा प्रमाण पत्र की हमने चर्चा की। हमने आज पूंजी बाजार के ऊपर भी अच्छे प्रकार से चर्चा की और पूंजी बाजार के दोनों प्रकार यानी प्राथमिक बाजार और गौण बाजार को भी हमने समझने का प्रयास किया। हमने प्राथमिक बाजार की विशेषताओं पे
चर्चा की, हमने गौण बाजार के विशेषताओं पे चर्चा की, अंत में हमने पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर को समझा और प्राथमिक बाजार और गौण बाजार के अंतर को भी आज हमने समझा। तो उम्मीद करता हूं आप सबने ध्यान से सुना होगा चैप्टर और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।